आप बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर, मैंने आपका यूट्यूब पर देखा था तो सर थोड़ा मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि सर आपसे जुड़ा रहूँ। हम्म। मेरे यहाँ गांव में सर अधिकतर बहुत होता है यहाँ पे, हम्म। यानी बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ गांव में। तो ये। बेटे, आपके गांव में नहीं, भारत के हर गांव में और हर शहर में जी भ्रष्टाचार जी है। जी। क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी जो है वो आपके राजनेता है, हम्म जो करोड़ों रुपए अपने चुनाव में खर्च करते हैं। हम्म। वो पार्टी का टिकट लेने के लिए भी पैसा खर्च करते हैं, जी और जी। जिस दिन जीतते हैं उस दिन के दूसरे दिन से वो अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। हम्म। और हमें ये बात भी समझना पड़ेगी कि वो पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचारी बना देते हैं। कहते हैं जी। सैया भय कोतवाल, तो हम्म। डर किस बात का। तो जी पूरी व्यवस्था में देखिए, पहले कभी सीएम का वो होता था दौरा, हम्म तो हम्म। रातों रात जो है ना पीडब्ल्यूडी लग के रोड को ठीक करती थी। जी। आज वो डर ही खत्म हो गया। हाँ, ये बात तो सही है सर। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार की इस गंगा में सभी लोग सम्मिलित हो गए हैं। जी अब तो तरीका केवल एक ही है। अच्छा, और इस व्यवस्था को आप किसी आंदोलन से, जुलूस से, धरने से, मेरा ऐसा मानना है कि हम नहीं बदल सकते हैं। हम्म। क्योंकि इसकी जड़ कहीं ना कहीं उस समय जाती है जब हम स्वतंत्र हुए। जी सर। तो जब आप स्वतंत्र हुए तो हम्म आपके पूजनीय जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने क्या हम्म। आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और अपमानित करने के लिए नियम कानून बनाए थे, क्या हम्म। वो आपके ऊपर बिना कॉमा और फुल स्टॉप बदले थोप दिए गए कि नहीं थोप दिए गए? सर, सही बात है ये तो। तो जब आपके ऊपर वो नियम कानून थोपे गए हैं तो कानून की दृष्टि से आप गुलाम हुए कि नहीं हुए? नहीं सर, वो हाँ सही है। अच्छा, आप दूसरी बात बताइए कि हाँ। उन्होंने इन नियम कानूनों को भारतीय गुलामों पर इम्पोज करने के लिए, उनको उनको प्रशासित करने के लिए जो व्यवस्था लॉर्डशिप की बादशाही व्यवस्था बनाई थी, हम्म। आप मुझे बताइए वो व्यवस्था एज इट इज आप पर थोपी गई कि नहीं थोपी गई? सर, थोपी गई है ये तो। थोपी गई। फिर आप तीसरी बात बताइए कि जो ये राजसत्ता बन रही है, इस हम्म। राजसत्ता की जो व्यवस्था है वो क्या जनतांत्रिक है? इसमें टिकट जो है अच्छे लोगों को नहीं दिए जाते हैं। नहीं सर, ये तो और सही है कुछ। आपकी सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो आपकी टिकट से जीतता है वो आपको रिप्रेजेंट करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूँ सर। हमारे यहाँ के विधायक है रामेश्वर शर्मा, वो आज तक क्या गांव में आए ही नहीं यहाँ पे। और मैं वो एक भी चीज हर आपको क्षेत्र बताऊं, से रामेश्वर लगभग। शर्मा जी जो है हाँ। सभी विधायकों में बेहतर विधायक हैं। जी। क्योंकि मैं बहुत सारे गांवों में जाता हूं और देखता हूं, हम्म। उन्होंने उन गांवों में जाकर काफी काम करने की कोशिश की है। राइट? तो सभी जगह तो काम नहीं होता है, जी। लेकिन जब आप रामेश्वर शर्मा जी से संतुष्ट नहीं हैं हम्म। तो बाकी विधायक तो और भी कचड़ा है। जी, सही है। मतलब मैं जो है, यदि मैं आकलन करने के लिए कहूंगा तो मैं देखता हूं कि रामेश्वर शर्मा जी काफी मेहनत करते हैं, जाते हैं, विभागों के पीछे पड़ते हैं, काम भी कराते हैं। नहीं सर, तो काम तो खैर कराते हैं, मगर वो क्या, अभी उनने बीच में जो भाषण दिया था वो बहुत गलत दिया था। क्या भाषण शर्मा दिया जी था? ने। मुझे उन जानकारी में नहीं है। सर, उनने ये दिया था, मेरे पास उसकी वीडियो क्लिपिंग है, मैं भेजूंगा आपको, आप खुद सुनना। हाँ हाँ। उनने उनने चुनाव के दौर पे ये कहा था कि मैं मीना समाज को तो दारू के पौवों से खरीद लेता हूँ मैं, उनकी वोट कहीं नहीं जाएगी। तो इसलिए हमारे इधर के 40-50 गांव हैं, तो उनसे खफा है पता। नहीं, लेकिन उन्होंने, वो भले इंसान है, उन्होंने ये बात शब्दों में कह दी, जी बाकी नेता अपने मन में रखे हुए हैं। क्या जी। वो भारतीय वोट देने वाले गुलामों के टिकट जो है को के वोट जो है दारू बांट के, फ्रीबी बांट के, साड़ी बांट के नहीं खरीदते हैं क्या? सर, ये खरीदते थे, मगर ये सब तो मैंने तो जब से वोट डाला ना किसी का आज तक वो लिया, मगर हाँ, जहाँ मेरे को ठीक लगा मैंने वहां पे दिया। हाँ, हालांकि मैंने वोट देखिए दिया रामेश्वर शर्मा को, देखिए मानता हूँ उनको अच्छा। देखिए विनोद जी, आपको जी सर। एक बात समझना पड़ेगी जी। कि जब सभी दुष्टों को टिकट दे दिया जाएगा तो हाँ, आपके पास चॉइस क्या है? ये बात भी सही है उन सर। दुष्टों में से एक दुष्ट को चुनना। अच्छा, हम्म
दूसरी बात, आपको ये बात भी समझना पड़ेगी हम्म। कि ये राजनीतिक पार्टियां ये प्रजातांत्रिक नहीं है, इनके अंदर प्रजातंत्र नहीं है, राइट। जी। ये प्रजातंत्र को जो है बढ़ावा नहीं देती हैं, ये छदम तरीके से लोगों को टिकट बांटती है। विनोद, ये बताइए मुझे, जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? मिलता है सर। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये अपने बड़े नेताओं आकाओं के बच्चों को, जिनके दूध के भी दांत ठीक ढंग से नहीं टूटे हैं, जी। उनको टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं सर, ये तो सही देते हैं। बात है। और यदि वो जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री भी बनाते हैं, और कई मामलों में तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर भी बना देते हैं। और जिस दिन उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं उसी दिन से वो मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देखने लगते हैं। जी। सही है कि नहीं है? सही है बात सर। अच्छा, क्या ये सही नहीं है कि ये लोग जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटते हैं? सर बांटते, ये तो सही बात है। आपने सर जो बात कही ना, मैंने लाइफ में पहली बार मैंने आपका काफ़ी यूट्यूब चैनल देखा, काफ़ी दिन से सोच रहा था आपसे बात करूंगा, मगर आप जो बात बोलते हो ना सर, सही बात है। मैं क्योंकि आपसे मुझे खुशी है कि आपसे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है सर कुछ। नहीं, आप ये मुझे बताइए जी। कि जाति और धर्म के आधार पर भी टिकट देने में मुझे कोई कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट है कि आप चुन के अयोग्य लोगों को टिकट बांटते हैं जिनकी जीतने की संभावना हो। जी। अब विनोद, आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि भाई अयोग्य लोगों को टिकट क्यों बांटते हैं? पूछिए आप क्वेश्चन है तो मैं जवाब दूंगा। सर आप ही बताइए मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 लोगों को अभी बीच में थे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उन लोगों का। तो अभी जिनको अभी मंडी चुनाव में जिताया था, ये अपने क्या बोलते हैं, वो कांग्रेस की पार्टी से थे, तो जब उनकी बात आई तो उनने पैसे ले लिए सामने वाली पार्टी से, तो वो बैठ गए वो। अब लोग बाग उनको गाली दे रहे हैं, यार तुमको हमने गलत जिता दिया है, वोट हमारा खराब हो गया है जिला पंचायत के चुनाव में। तुम बिक गए, तुमने उधर से पैसे ले लिए 40-50 लाख रुपए जो भी है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो ये जाति और धर्म के आधार पर जिनको टिकट बांटते हैं उसमें भी ये खोज के अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि जिनकी टिकट देने में अनुशंसाएं लग रही हैं, यदि वो उनसे योग्य हो जाएंगे तो फिर वो उनके लिए आगे बन के चुनौती बन जाएंगे ना। जी सर। वो ये संकट अपने सिर पे क्यों ला दें? तो जो लोग हैं, यदि वो उनके लिए चुनौती ना बने तो ज्यादा अच्छी बात है ना। जी सर। क्या सोचते हैं आप? अच्छा, आप ये बताइए, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, हाँ। आप हर जगह भी पढ़ रहे होंगे, आज अभी आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं कि अधिकांश कांग्रेस वाले जो है वो भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। अधिकतर ज्यादातर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। हाँ, तो ये कौन लोग, क्या है सर? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये कौन लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि अब जहां पर भी वो हैं उन्हें वहां पर सत्ता सुख नहीं मिलने वाला है। तो ये ददबदलू लोग जहां सत्ता सुख मिलने की संभावना है वहां अपना दल बदल के पहुंच जाते हैं, राइट जी। और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया अभी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया और आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने भी किया। ये दल बदल के जब पहुंचते हैं तो इसमें फायदे ही फायदे हैं। देखिए क्या फायदा है कि जो जिस पार्टी में जाते हैं वो उन्हें मंच पे बिठाती है, राइट, उन्हें साल पहनाती है, उन्हें मालाएं पहनाती है और नारियल भी देती है, टिकट भी देती है और मंत्री पद भी देती है। तो फायदे ही फायदे हैं कि नहीं है? फायदे तो है सर। तो इसलिए अपने फायदे के लिए ये दल बदलू लोग जो है को ये राजनीतिक पार्टियां अपने शुद्ध लाभ के लिए बिना किसी नीतिगत कारण के अपने दल में सम्मिलित करती हैं और उन्हें टिकट भी देती हैं, मंत्री भी बनाती हैं। और यदि सरकार बनने और बिगड़ने का प्रश्न पैदा हो रहा है तो करोड़ों रुपए घूस में भी देती हैं। ये बात सत्य है कि नहीं है? सत्य है सर ये बात तो। अच्छा, सेशन के पहले जो है अपराधियों का उपयोग बाहर से करते थे, मतलब अपराधी लोग राजनीतिक पार्टियों की मदद करते थे। अब इन सभी राजनीतिक पार्टियों को ये महसूस हो गया कि अपराधी तो बड़े काम की चीज हैं,
यही कारण है कि आपके जो पार्लियामेंट, जो अभी सेशन, मतलब जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट है 2019 से 2024 वाला, बेटे विनोद, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें 42%, 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एडमिशन के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अच्छा। जो उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ता है ना इलेक्शन कमीशन में, जी सर। उस एफिडेविट के हिसाब से वो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। जी। और आपको इससे भी ज्यादा ताज्जुब होगा कि 29%, मतलब 30% से जस्ट 1% कम, 30% के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। जघन्य, जघन्य, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, रेप। तो इन राजनेताओं को और इन राजनीतिक दलों को बिल्कुल लज्जा नहीं आती है कि यह अपराधियों को टिकट बांटते हैं। तो ये 5 तरीके के लोगों को टिकट बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बांटते सर। बांटते हैं। और फिर जीतते कैसे हैं? सब लोगों ने अपनी आईटी सेल जो है ना खोल के रखी है। बहुत सारे आईटी सेल वाले आपसे भी टकराए होंगे। टकराए कि नहीं टकराए? जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेल खोली हुई है। ये जो सेल हैं, इनका काम यही है कि अपने फालतू की योजनाएं उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके महिमा मंडित करो और फायदा पहुंचाओ। दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके उनको नुकसान पहुंचाओ। और जो सोशल हैंडलर हैं, सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के आधार पर अपनी विश्वसनीयता बना ली है, अपनी व्यूअरशिप बना ली है, उन्हें उनसे बात करो, उन्हें कांटेक्ट में लाओ, उन्हें लाभ दो, उन्हें अपने पे रोल पे लाओ। इसलिए आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया में भी कोई किसी न किसी की बीन बजाते हुए नजर आता है। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। यदि आप उस अवेयरनेस को थोड़ा सा गहराई से सोचें तो अवेयरनेस के नाम पर वो भय पैदा करा रहे हैं। जैसे साइबर क्राइम के बारे में समाधान बिना दिए अवेयरनेस से क्या होता है, थोड़ा बहुत फायदा तो मिल जाता है कि आप सावधानी बरत सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है कि वो भय पैदा करते हैं, जिससे एंटीवायरस से लेके ढेर सारी चीजों में जो है ना वो लाभ कमाते हैं। ठीक है ना? तो उसी तरीके से आप ये देखिए, बहुत सारे सोशल हैंडलर हैं, सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो दिन रात अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। और उस अवेयरनेस के नाम पर आपके दिल में एक भय पैदा किया जा रहा है, धर्म के बारे में, जाति के बारे में। जी। और फिर कहा जाए, धीरे से बिना कहे ये इशारा होगा कि आपके मसीहा तो ये है। तो वो जिस पार्टी के पे रोल पे हैं उसको मसीहा बताते हैं, और इनडायरेक्टली वो आपके वोट को, आपकी सोच को प्रभावित करके उन्हें जिताने का काम करते हैं। जी सर। सर ये बात तो आपने सही कही है कि नहीं है? हाँ। अच्छा, तो अब ये हो गया आईटी सेल का और सोशल मीडिया का काम। जी। अब आप मुझे बताइए, पहले देखो, आप याद करो पुराने समय में, शायद आप तो, क्योंकि आपके समय में तो सब नाटक पहले चलने लगा था, आपके पिताजी के समय को जरा याद करो आप। मतलब बातचीत में कभी आपके पिताजी ने जरूर आपको बताया होगा कि लोग बाग जो है अपने नेता को सुनने के लिए, उस समय सुविधाएं भी कम होती थी, कई कई किलोमीटर पैदल चल के आम सभा में सम्मिलित होते थे। हाँ, पैदल जाते थे, सही बात, पहले कोई साधन ही नहीं था। हाँ, नहीं, लेकिन इतना कमिटमेंट था उस नेता को सुनने का। आज जो है ये राजनीतिक पार्टियां बसें भेजती हैं, लॉरी भेजती हैं, आपको जो है पैसा देती हैं 500-500 रुपए, हाँ, और रैलियों में जाने की, सही बात। करेक्ट। और जो है आपके लिए लंच डिनर की व्यवस्था भी करती हैं। सही है कि नहीं है? सही बात है सर ये। तो ये आम सभाएं लोग नेता को सुनने में आ रहे हैं, या ये पेड आम सभाएं होंगी जिसमें आपको पूरा खर्चा पानी मिल रहा है? ये सही है कि नहीं है? सही बात है सर। मैंने देखा अधिकतर मेरे लोग जाते हैं यहाँ से, गांव से कुछ लोग, हाँ, तो वो बोलते तू चल। मैंने कि मैं जाना ही नहीं, मेरे को रैली वगैरह, मेरे को इस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं। मेरे को जहाँ सही लगता वहाँ जाता हूँ मैं, क्योंकि जिस अभी जो इन लोगों ने रैली निकाली थी राष्ट्रीय ध्वज अपने तिरंगा की, ये तो मेरी नज़र में सर बहुत ही वो हुआ, क्योंकि इनने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करा। वो कैसे? अब सर लोग बाग बोलते हैं कि जब हमने देखा था तो स्कूल टाइम जाते थे तो सुबह टाइम राष्ट्रीय ध्वज होता था तो शाम को उतर जाता था। हाँ, अभी हाँ। कहीं जगह लातों में पड़ा, कहीं वहाँ पे
देखो, ये मेरे को थोड़ा आप सर सही कह ठीक भी रहे हैं लगा। कि ये श्रद्धा आना चाहिए और एक बड़ा अच्छा अभियान है ये। हम्म, पहले जो है एक फ्लैग कोड के माध्यम से आम आदमी फ्लैग भी नहीं लगा सकता था। तो हाँ। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका वो कहना भी सही है कि हम जब फ्लैग लगाते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि उस फ्लैग को हम सुरक्षित रखें। उस फ्लैग को यदि पेपर का है, इसका है, उसका है, तो उसको फोल्ड करें, उसको उसका असम्मान ना हो, ये देखें। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी अपन बात ये कर रहे हैं कि जो आम सभाएं हैं वो हम्म, एक पेड आम सभाएं हो गई कि नहीं हो गई? हो गई है सर, सही। हाँ, फिर पेड जो है ना सर्वे भी हो गए हैं। सर्वे करने वाले को एक अपना असेसमेंट ये लोग दे देते हैं और हम्म, वो लोग जो है उसे उसी तरीके से टेक्निकल जामा पहनाते हुए उसे सर्वे रिपोर्ट में बना देते हैं। और सर्वे के आधार पर यह भ्रम पैदा किया जाता है कि ये राजनीतिक पार्टी यहाँ जीतने वाली है और हम्म, जनता भी उसमें बह जाती है। तो पेड सर्वे का भी लाभ लिया जाता है, जी। राइट? जी सर। फिर जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि जाति और धर्म के आधार पर जो भय पैदा किया जाता है, तो जाति और धर्म के आधार पर भय पैदा करके दंगे करा के उनके वोट को भी लिया जाता है, राइट? जी। जी सर। और जिनके ये भय पैदा कर रहे हैं उनके हित के कानून नहीं बनाते हैं। उन हम्म, संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो कानून बने हैं उनको बदलते नहीं हैं। तो ये किसी भी जाति या धर्म के हितैषी लोग नहीं हैं। हम्म, जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसमें ओबीसी के बारे में बताया है कि वो एक बहुत ही पैलेस टाइप का जो है हैदराबाद पब्लिक स्कूल है, हम्म, जो कि मैं कैसे कई सौ एकड़ में फैला हुआ है। उसकी बिल्डिंग जो है ना एक पैलेस महल जैसी लगती है। उसमें वो खुद पढ़े हैं। फिर इसके बाद उन्होंने जो है निजाम कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, फिर जाके लंदन से उन्होंने जो है लॉ एलएलबी किया। तो हम्म, अपने लिए तो हम बहुत अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं, बट अपने जाति और धर्म के बच्चों को हम मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें जिहाद सिखाना चाहते हैं। वो मरे, हमारी राजनीतिक रोटी सिके, इसके अलावा और कोई सोच नहीं। जी सही बात है सर ये। ये बात आप मानते हैं क्या? सर मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, अब आप बताइए, जाति और धर्म के आधार पर फिर फ्री भी बांट के और दारू बांट के जो आप कह रहे हो, और साड़ी बांट के और पैसे बांट के ये आपके वोट को कबाड़ते हैं। क्योंकि इन्हें अधिकांश वोट इसी आधार पर मिलते हैं, तो इनकी राजनीतिक मजबूरी नहीं है कि आप गरीब भी रहें और दारूखोर भी बन जाएं। हम्म, ये राजनीतिक मजबूरी है कि नहीं है? सर है सही। अभी सर है। हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हुए थे गांव में। हाँ हाँ। यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे। हाँ हाँ। तो एक कैंडिडेट ने सर पर वोट के 5,000 10,000 वोट के हिसाब से पैसे दिए लोगों को। तो उसने करीबन 25 से 40 लाख रुपए खर्च करे। अब आप ये बताइए, छोटे छोटे चुनाव में ये ऐसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, छोटे छोटे चुनाव में, और फिर जीत के ये दूसरे दिन से अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। डूब जाते, सही बात है सर। और फिर ये चारों तरफ उसी वसूली में लग जाते हैं। तो पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार, उसमें भ्रष्टाचार, तो पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में हो जाती है। तो जो आप कह रहे थे कि हमारे गांव में भ्रष्टाचार है, आपके गांव में भ्रष्टाचार नहीं है, भारत के हर गांव में भ्रष्टाचार है। भारत का हर व्यक्ति दुखी है और उसको कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्राइम फ्री भारत ने कहा कि हम केवल ऑप्शन पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हम बिना खर्च का ऑप्शन पैदा करेंगे। तो आपने मुझे सुना होगा, आपने क्या उसको ज्वाइन कर लिया है, क्राइम जी फ्री सर। भारत मिशन को, ऐप के द्वारा? सर वो अभी मैंने ज्वाइन नहीं करा सर। तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। नहीं और सर, मैं अब इसमें करूँगा। इसमें जो है, आपको यदि 9 दिन का आप व्रत करेंगे तो हाँ। आप नेशनल स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे। क्योंकि 10,000 से ज्यादा जिसे प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, वो जो है उसे हमने कहा है कि हम उसे नेशनल स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना? और ये सब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है? जी। तो इसमें हमें अल्टीमेटली एक बात समझना पड़ेगी कि जो भी बदलाव हैं वो जन आंदोलन से आने वाले नहीं हैं, जुलूस से नहीं आने वाले हैं, धरने से नहीं आने वाले हैं। इसकी जो जड़ है वो पार्लियामेंट में बनाए गए कानून और व्यवस्थाएं हैं, राइट? जी सर। तो ये कौन बदल सकता है?
सर ये तो जनता बदल सकती है कभी नहीं, जनता नहीं नहीं बदल सकती है। तो जनता के चुने हुए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट। जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन्हें ये हक है, राइट। हाँ अब जी। वो कानून के निर्माता इन राजनीतिक पार्टियों ने अपराधी कर दिए हैं, तो अपराधी एक अच्छी व्यवस्था आपको क्यों देंगे? हम्म, यदि वर्तमान व्यवस्था शोषण वाली व्यवस्था से वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो वो क्या मूर्ख हैं कि आपके लिए ये व्यवस्था बदलेंगे? या आप बताइए नहीं मुझे, बदलेंगे। बदलेंगे क्या? नहीं सर। वो नारा लगा सकते हैं, हाँ वो गरीबी हटाओ का नारा लगा सकते हैं, लेकिन गरीबी हटाएंगे नहीं। नहीं हटाएंगे। वो बेरोजगारी हटाओ का नारा लगा सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी हटाएंगे नहीं। जी वो भ्रष्टाचार हटाओ के नारे लगा सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हटाएंगे नहीं, जी राइट। सर। और यदि कोई विकल्प जो है खर्च करके इसी चुनाव व्यवस्था में यदि सम्मिलित होता है, हम्म, तो चूंकि वो खर्च करेगा तो उन्हीं के ही गंदगी के नाले में फंस जाएगा, राइट। जी जी सर। तो एक अच्छा व्यक्ति और फिर भ्रष्टाचारी बन जाएगा। लिहाजा जो क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऊर्जा मॉडल बनाया है, संकल्प मॉडल बनाया है, उसमें जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है उससे हमारा कहना है कि आप संकल्प के साथ ही जुड़िए। यदि आपके अंदर संकल्प और ऊर्जा नहीं है तो मत जुड़िए, ठीक है ना। जी सर। और उसका काम ये है कि उसमें 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़िए 9 दिन का। तो 9 दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है, इसका बड़ा वैदिक महत्व है, राइट। जी तो 10 लोगों को आप यदि जोड़ेंगे तो 9 दिन में कितने लोगों को जोड़ेंगे? 90। 90 का मूल अंक क्या है? 9। तो फिर हमको 9 का फायदा मिला। दूसरा जो इसमें ऑप्शन है कि यदि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है तो फिर आपको 90 दिन का संकल्प लेना पड़ेगा। आप हर दिन एक व्यक्ति को जोड़िए, और 90 दिन तक आप व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं? 90 को, राइट। 90 को जी। और मूल अंक क्या हुआ? 9। 9। फिर तीसरा ऑप्शन है कि भाई उतनी एनर्जी भी नहीं है कि हर दिन एक आदमी को जोड़ पाए, तो 2 दिन में एक आदमी को जोड़ लीजिए, लेकिन फिर ये व्रत आपका चलेगा 180 दिन। जी। तो 180 दिन में कितने आदमियों को जोड़ेंगे आप? 90 आदमियों को, 90 क्योंकि 2 दिन में एक आदमी को जोड़ रहे हैं आप। तो हर केस में मूल अंक 9 है, और यदि हम ये प्रक्रिया चलाते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट। जी अभी देखो, आप किसी भी पार्टी से जुड़ेंगे, वैसे वैसे तो ये मिशन है, पार्टी नहीं है, ठीक है ना। जी सर। तो आप उससे जुड़ेंगे तो इनकी मेहरबानी है, आपको जो है ना मूर्ख बनाते रहेंगे, कार्यकर्ता के रूप में यूज करते रहेंगे, लेकिन आपको टिकट नहीं देंगे, टिकट किसी दूसरे को दे देंगे। तो किसी दूसरे को देंगे, सही है। अब जो क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि ये धर्म युद्ध है, हमें लड़ना ही होगा, तो ये मिशन इस बात को इंटरनली तैयार है कि हम धर्म युद्ध अंतम तक लड़ेंगे। यदि ये सुधर के इन्होंने सब काम कर दिया तो अच्छी बात है, यदि इन्होंने नहीं किया, जिस क्योंकि करने की संभावना बहुत कम है, तो फिर हमें उस धर्म युद्ध में इन्हें पराजित करना होगा। तो पराजित कौन करेगा? जो नहीं, पराजित कौन करेगा? उसके लिए एक हमारा अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए, राइट। जी हाँ। जी तो वो उम्मीदवार कौन होगा? जिसको ज्यादा प्रतिष्ठित पॉइंट मिले होंगे, तो वो नेशनल स्पेशल ऑफिसर जिसके अपने क्षेत्र में हाईएस्ट पॉइंट हैं, ही विल बी ए चॉइस। उसके पीछे 2 शर्त हैं कि उसका कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होना चाहिए और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यदि इन 2 कंडीशन के साथ यदि उसके मैक्सिमम प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, उस नेशनल स्पेशल ऑफिसर को हम अपना उम्मीदवार कहेंगे, राइट। फिर आप उसको जिताएंगे कैसे? जिताएंगे कैसे? हम अपनी छत पे खड़े होके थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और अपने अपने क्षेत्र के उस उम्मीदवार के फेवर में संकल्प लेंगे कि मैं संकल्प लेता हूं हमारे उम्मीदवार फलाना फलाना को मैं संकल्प शक्ति से जिताता हूं। और ये संकल्प आप जिस दिन से चुनाव घोषित होगा उस दिन से चालू करेंगे, और उस दिन तक, जब तक जिस दिन चुनाव होगा उस दिन तक जारी रहेगा, राइट। जी सर। और इसकी सेल्फी लेके आप जो है उसी ग्रुप में अपलोड करेंगे कि देखो भाई मैंने अपना संकल्प ले लिया, तो दूसरे लोग भी आपकी संकल्प शक्ति से प्रभावित होंगे और ये जन जन संकल्प लेगा। तो ये जो जन जन संकल्प लेके जो है, जो व्यक्ति बिना चुनाव प्रचार के, बिना खर्च के जीतेगा, उसके सामने क्या ये जो छदम तरीके से जीत रहे हैं, छदम तरीके के दुष्ट लोग, अपराधी लोग,
भ्रष्टाचारी लोग, ये क्या उनके सामने टिक पाएंगे? नहीं देख पाएंगे सर फिर। तो अधिकांश लोगों की हार सुनिश्चित होगी और बहुत सारे लोगों की तो जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जब्त हो जाएगी, सही बात राइट। है। जी सर। और जो जीतने वाले हैं उन्हें क्या करना है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन ने पहले से ही घोषित किया हुआ है। राइट। जी। तो उससे उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें तो वो चीज इंप्लीमेंट करना है जिसके बारे में लॉ के ड्राफ्ट रेडी हैं, जिसके बारे में टेक्नोलॉजी रेडी है, उसको जो है 6 महीने से 1 साल के अंदर कोशिश करेंगे कि जमीन पर उतार देंगे। और इस प्रकार हम अपराध मुक्त भारत सुनिश्चित कर पाएंगे, साइबर क्राइम मुक्त भारत सुनिश्चित कर पाएंगे। आगे चल के नियम कानून बदल के हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित कर पाएंगे। हम खर्च विहीन व्यवस्था ला पाएंगे जो कि ऐप के माध्यम से होगी, जिसमें खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा। राइट। जी। जी सर। इसके बाद जो है हम पेपर करेंसी मुक्त भारत करेंगे। राइट। तो जो नोट है ना, ये नोट खत्म हो जाएंगे। और चूंकि कोई साइबर क्राइम कर नहीं पाएगा, साइबर क्राइम करेगा तो सड़ जाएगा जेल में। राइट। तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और घर घर में तब तक जो है ऑप्टिकल फाइबर हर गांव तक पहुंच ही जाएगा। राइट। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। तो डिजिटल करेंसी चलेगी और जरूरत होगी तो टेम्परेरी जो ना मोबिलिटी से भी कनेक्टिविटी प्रदान कर दी जाएगी। जब इच्छा शक्ति होगी तो ये बहुत छोटे काम है। राइट। तो अब आप ये बताइए, यदि आपके नोट हटके डिजिटल नोट हो जाते हैं तो क्या ये जो अभी करोड़ों रुपए का हवाला रैकेट होता है, ये हवाला हो पाएगा क्या? जब नोट ही नहीं होंगे तो हवाला किस बात का होगा? होगा ही नहीं सर ये सर। करेक्ट। अब ये बताइए, क्या डिजिटल करेंसी के रहते कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा? नहीं। और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का जो इंजन होगा, जो बिना थाने जाए FIR दर्ज करा देगा, जो टेक्नो इंजन की मदद से जो है साधारण से साधारण पुलिस ऑफिसर के से अकाट साक्ष्य इकट्ठा कराते हुए 15 दिन में चालान पेश कर देगा और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 7 दिन से 30 दिन के अंदर उसमें न्याय भी कर देगा। तो ऐसी व्यवस्था के सामने इनमें से कोई भी बदमाश टिक पाएगा क्या? नहीं टिक पाएगा। नहीं टिकेगा। तो अपराध भी तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। अब मुझे आप बताइए, क्या ये जो ड्रग माफिया है, नारकोटिक माफिया हैं, ये टिक पाएंगे? सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने इसलिए फ़ोन लगाया था सर, मेरे यहाँ पे क्या है 2 नंबर का काम बहुत होता है। हाँ। तो मैंने क्या कुछ ऑफिसरों को भी बताया था, मगर वो लोग सब मिली भगत हैं इन लोगों की। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिनका काम रोकने का है वो खुद उसमें जो है पैसा ले रहा है और वो चीज को नजरअंदाज कर रहा है, उसे पकड़ने में कोई रुचि नहीं है, उसे संरक्षण प्रदान करके अपना मासिक हफ्ता वसूलने में ज्यादा जो है हफ्ता और मंथली जो है ना वसूलने में ज्यादा रुचि है। आप भाड़ में जाएं, आप गुलाम हैं, आपकी चिंता क्यों पालेंगे? तो ना, जब आपकी चिंता आपके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं पाल रहे हैं तो शासकीय सेवक को तो आपने चुना नहीं है। आप बताइए, आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए विनोद, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। आपने वो एक एक्सियम जरूर सुना होगा कि बॉस इज क्लॉज नंबर 1, बॉस इज राइट, राइट, एंड क्लॉज नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 1। राइट। मतलब यह है कि बॉस हमेशा राइट होता है। उसी का एक पैरेलल एक्सियम हमने भी तैयार किया है। क्लॉज नंबर 1, आप गुलाम हैं। क्लॉज नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1। तो यदि आप इस मूल मंत्र को देखेंगे तो आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा कि आप गुलाम हैं, लिहाजा आपको अच्छी ना तो कानून की व्यवस्था मिलेगी और ना ही आपको अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी। विनोद, इस बात को कहां तक आप समझ पा रहे हैं और कहां तक आप स्वीकार कर पा रहे हैं और कहां तक आप सहमत हैं? सर मैं तो बस यही चाहता हूँ आपसे, मैं तो खैर आपके बात से सहमत हूँ, मैं तो खैर आपसे जुड़ा हूँ काफ़ी दिनों से, मगर आज पहली बार आपसे बात हुई है। मेरे से सर जो होगा मैं करूँगा, मगर अभी क्या कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे हमारे इधर। नहीं, देखो एक बात ये समझो, आप बहुत एनर्जी लगा के कुछ करोगे तो उसका सामने वाला सुनेगा नहीं।
यदि यही हम सब लोग संकल्पित होकर 9 दिन का व्रत कर लेंगे और हम 100 करोड़ हो जाएंगे, तो हम जिस समस्या को लेके थाली बजा के दीपक जलाकर और एक छोटा सा वीडियो चलाएंगे कि देखो ये प्रूफ है, ये हो रहा है, कार्रवाई करिए, उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करिए, इस जो है ना फलाना करिए, ये करिए, वो करिए, तो उसे कोई नजरअंदाज कर पाएगा? और जबकि साथ में उसी रिपोर्ट को पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से संबंधित अधिकारी को काम करने के लिए भी भेजा जाएगा। यदि वो नहीं करेगा तो उसको लीगली जो है ना अकाउंटेबल बनाया जाएगा, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अकाउंटेबल बनाया जाएगा, उसको कोर्ट में अकाउंटेबल बनाया जाएगा, उसको जो है ना विधानसभा में अकाउंटेबल बनाया जाएगा। और यदि सरकार जो है अपने कर्तव्य, जो कि शेड्यूल 7 लिस्ट 1 में उसका अच्छी पुलिसिंग देना उसका कर्तव्य है हर सरकार का, तो उसकी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। तो ये राजनेता अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं करता है तो संविधान में एक वो है आर्टिकल जिसको कहते हैं 356 कहता है कि यदि व्यवस्थाएं संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं तो इसे फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहा जाएगा, और ऐसी सरकार को गिराने का हक है। और इस जो है आर्टिकल को जमीन पे उतारने के लिए हर राज्य में एक गवर्नर पोस्ट किया गया है, और उस गवर्नर की जिम्मेवारी होती है कि वो हर महीने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे कि इस राज्य की व्यवस्था क्या संवैधानिक तरीके से चल रही है। अब वो गवर्नर महोदय तो राजनीति के कारण पोस्ट हुए हैं, तो यदि उनकी सरकार है तो वो ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे सर। नहीं कहेंगे। अच्छा, उनकी सरकार नहीं भी है तो भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि वो दूसरों के बारे में कहेंगे तो उनको फिर अपने बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। उनकी सरकारें अभी तो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर रही हैं। तो आप बात समझ रहे हो? इसका पूरा निचोड़ ये है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो अब सब जगह हमने व्यवस्था को सड़ा गला दिया है। इस व्यवस्था को ये दुष्ट लोग बदलना नहीं चाहेंगे, और हमारे जो लोग हैं जो कि अब उन्होंने जो है, जैसे 2 तरीके के लोग इसको बदलाव में बड़ा काम कर सकते हैं। एक युवा जिनके सामने जनरेशन, जिनके सामने पूरा भविष्य है, और दूसरा जो है वो वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने बाकी सब जिम्मेवारियां उनकी खत्म हो गई हैं, समय काटना उनके लिए एक प्रॉब्लम हो रही है। वो यदि अपनी ऊर्जा का इस बारे में उपयोग करेंगे तो सभी लोगों को बहुत आसानी से 9 दिन से भी कम समय में हम जोड़ पाएंगे, राइट। और वैसे भी 9 दिन का समय कोई बड़ा समय नहीं होता है। यदि हम 10वें दिन इतने शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर यदि हमने 75 साल सहा है तो 9 दिन और सह लेते हैं। जी सर। लेकिन इसमें 9 दिन जाने से काम नहीं चलेगा। क्या हमने 9 दिन का व्रत संकल्प के साथ पूरा किया खुद, और जिनको जोड़ा है उन्होंने उस संकल्प को पूरा किया। क्योंकि सभी लोग अपने संकल्प को पूरा करेंगे तो स्वतः हम 100 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। इस बात को मान रहे हैं आप कि नहीं? मान रहा हूँ सर। मैं भी सर, अभी आप जो बोल रहे हैं ना, कौन सा जो ऐप है उसका आप मुझे सर लिंक भेज दीजिए। मैं अभी आपको लिंक भेजता हूं, और ये हमारी जो आवाज है ये पूरे विश्व में पहुंचेगी। तो आप कुछ आम लोगों से अपील करना चाहते हैं क्या? सर मेरा तो बस यही मानना है, जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खुल के उजागर सामने लाइए। देखिए, इस कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब व्यवस्था सड़ी गुली है, व्यवस्था खुद जो है ना संरक्षण के लिए पैसे ले रही है और अपनी पोस्टिंग के लिए नेताओं को पैसे दे रही है। जी। नियम कानून गुलामों वाले हैं, प्रशासनिक व्यवस्था बादशाही है। इन चारों के रहते आप जो है ना सिर टकराएंगे तो वो यदि ज्यादा बलशाली होगा तो आपको ही नुकसान पहुंचा देगा। ये बात तो सही बात है सर। मैंने देखा, मैंने अभी आप बीच में कर यानी बोला था तो उल्टा साला मेरे को ही वो साहब और तेरे को इसमें क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो पुलिस वाला ही बता दे कि जो ना उसके विनोद के बड़े दिमाग खराब है, तुम उसको साले ठीक क्यों नहीं कर देते हो। बात समझ में आए कि नहीं आए? आइए सर, सही बात है। तो आप जो है ये आसुरी व्यवस्था से खुद लड़ने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। मेरी सलाह है कि 75 साल सहा है,
कुछ समय और 9-10 दिन ज्यादा नहीं होते हैं। संकल्प के साथ बढ़ जाइए और सीधे कुछ मत कहिए। जी यदि लिखित जाना है तो वो भी क्राइम फ्री भारत मिशन के पोर्टल के माध्यम से जाए, और शंखनाद भी करना है तो थाली बजाकर दीपक जलाकर हम 100 करोड़ लोग जब अपनी छत पर, दरवाजे पर या चबूतरे पर बैठ खड़े होकर जब शंखनाद करेंगे तो ये राजनेता उसे सुनने के लिए बेबस होंगे, अन्यथा पराजित हो जाएंगे। सही कहा सर आपने ये। अब आप आम पब्लिक से कुछ अपील करना चाहते हो क्या? सर मैं अभी तो खैर क्या कहूँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मैं। मेरा तो बस यही मानना है सर। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है आम पब्लिक में पहुंचेगी कल तक। अच्छा। तो जो आप हम बात कर रहे हैं, ये बात हमारे और आपके बीच की बात नहीं है, ये दुनिया के बीच की बात है। अच्छा चलिए, यदि आप इस पर विचार करिएगा, अगले वार्तालाप में यदि आप पब्लिक से कुछ कहना चाहें तो कहिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कहूँगा सर, मैं खुलकर सर लोगों से अपील करूँगा पर। ठीक है, चलिए तो इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। आपने फोन लगाया उसके लिए विनोद आपको धन्यवाद। और जो व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं हैं उनको आप उनके साक्ष्य संकलित करिए, उन्हें किसी तक पहुंचाने की कोशिश मत करिए। पहले 9 दिन का ये व्रत पूरा करिए और जिनसे व्रत करते हो उनको भी संकल्पित करिए। 10वें दिन यदि ये संकल्प सब लोगों ने पूरा कर लिया तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके द्वारा ये छोटे मोटे जो प्रयास हैं ये फलीभूत भी होंगे। कोई भ्रष्टाचार, बदमाशी, मक्कारी नहीं कर पाएगा और वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। यदि वो सरकारी अधिकारी है तो संभवतः उसकी नौकरी जाने का खतरा भी, उसकी तलवार भी उस पर लटक जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।